इकाई 2 भारत एक उपनिवेश के रूप में। प्रश्न नंबर 1, औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताइए। उत्तर, भारत में ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इस काल में अंग्रेज़ों ने भारत के धन को छीनकर भारत को लूट लिया और भारत को माल बेचने के लिए बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और गरीबी बढ़ी। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गया क्योंकि ब्रिटिश मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुएं यहाँ की उत्पादित वस्तुओं से बेहतर थीं। इसके अलावा भी औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में कई बदलाव आए जो इस प्रकार हैं। पहला, औपनिवेशिक आकाओं के लिए नकदी फसलों की पैदावार शुरू की गई। औपनिवेशिक आकाओं के लिए नकदी फसलों की पैदावार शुरू की गई। दूसरा, भूमि पर राजस्व अर्थात टैक्स के लिए नए कानून बनाए गए। तीसरा, भारत ने इस काल के दौरान गंभीर अकाल देखे, लाखों लोगों ने जान गंवाई। चौथा, अंग्रेज़ों द्वारा आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई। पांचवा, अंग्रेज़ों ने नई दंड संहिता और नए नियम कानून लागू किए। छठा, कुछ सामाजिक सुधार भी हुए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, महिलाओं की शिक्षा, विवाह योग्य आयु को बढ़ाना आदि। सातवां, परिवहन और संचार के आधुनिक साधन स्थापित किए गए, जैसे रेलवे लाइनें बिछाई गईं और टेलीग्राफ नेटवर्क बिछाया गया। आठवां, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण की प्रक्रियाएं हुईं। प्रश्न नंबर 2, भारतवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। उत्तर, भारतवादी दृष्टिकोण, जिसे स्कूल ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, ने एक पारंपरिक संस्कृत और उच्च सभ्यता की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो एकता की एक झलक को प्रदर्शित करती है। भारत के बारे में इंडोलॉजिस्ट अर्थात भारतविद दृष्टिकोण के विचारकों ने जो धारणाएं दी वे निम्नलिखित हैं। पहली धारणा है, भारत का अतीत गौरवशाली है और उसे समझने के लिए प्राचीन काल में लिखी गई पवित्र पुस्तकों से संदर्भ लेना चाहिए। दूसरी धारणा है, इन प्राचीन पुस्तकों से भारतीय संस्कृति और समाज के वास्तविक विचारों का पता चलता है। तीसरी धारणा है, प्राचीन साहित्य को समझने और प्राचीन भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथी धारणा है, भारतविदों ने भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया और भौतिक संस्कृति के अध्ययन की अनदेखी की। प्रश्न नंबर 3, भारतीय समाज पर धर्म प्रचारकों मिशनरीज का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई धर्म प्रचारकों मिशनरीज द्वारा लिखित साहित्यों का प्रचार भारत में किया गया। क्लोडियंस बुकानन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और सर जॉन शोर के नाम इनमें उल्लेखनीय हैं। इन साहित्यों में हिंदू धर्म की निंदा की और ईसाई धर्म प्रचार पर बल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लेखन के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। मिशनरीज ने भारत के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा के प्रसार में भी मदद की। शहरों से दूर जंगलों में काम करने गए लोगों और आदिवासियों के बीच रहकर उत्साह से काम किया। प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। उत्तर, भारत के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला बिंदु है, अंग्रेज भारतीय समाज के विविध वर्गों को एक प्रशासनिक दायरे में लाए और कानून, संचार, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इन संसाधनों ने भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में अंग्रेजों की मदद की। दूसरा बिंदु है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित औपनिवेशिक व्यवस्था ने उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया। इन आंदोलन के नेताओं ने औपनिवेशिक क्षमता, गुलामी से खुद को मुक्त करने और स्वतंत्र भारत में अपना शासन स्थापित करने के प्रयास किए। तीसरा बिंदु है, आधुनिक भारतीय राष्ट्र के संस्थापकों ने सामान्य भाषा हिंदी, सामान्य ध्वज, राष्ट्रीय गीत, गान आदि को संगठित करने के लिए प्रतीकों का निर्माण किया, जिससे विविध वर्गों के बीच सामान्य एकता की भावना पैदा हुई। इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब समाप्त हुए। अब बढ़ रहे हैं इकाई 3 की तरफ, राष्ट्र, राज्य और समाज। प्रश्न नंबर 1, राज्य रहित समाज क्या होता है। उत्तर, राज्य रहित समाज एक ऐसे समाज को कहा जाता है जहां सामाजिक नियंत्रण के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा समाज जहां कानून, प्रशासन और सरकार जैसे तत्व नहीं पाए जाते हैं।
राज्य रहित समाज कहलाता है। कृषि क्रांति से पहले भारतीय समाज राज्य रहित समाज था। जब कृषि के नए तरीके विकसित कर लिए गए तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ा। उत्पादन बढ़ने से संपत्ति में वृद्धि हुई और अपराध बढ़ने की संभावना भी बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज राज्य रहित समाज से राज्य समाज में परिवर्तित हुआ। प्रश्न नंबर 2, भारत में राज्य समाज के इतिहास की चर्चा कीजिए। उत्तर, भारत में सभ्यता के विकास का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। विद्वानों ने जब इस सभ्यता के शहरों का अध्ययन किया तो पाया कि इस सभ्यता के शहरों की बनावट में एक रूपता है। इन शहरों का चारों ओर से घिरा होना और बर्तनों पर सिपाहियों के चित्र इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पन सभ्यता राज्य रहित समाज नहीं था। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का बिखराव हुआ और यह सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद वैदिक काल आया। ऋग्वेद से आर्यन समाज के इतिहास की जानकारी मिली। प्रारंभ में इनको कृषि का ज्ञान नहीं था और राज्य समाज होने के प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय समाज राज्य रहित समाज से राज्य समाज में कैसे परिवर्तित हुआ? उत्तर, जब भारतीय समाज एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां कृषि उत्पादन बढ़ गया और सेना का प्रबंध होना संभव हो गया तो भारतीय समाज राज्य रहित समाज से राज्य समाज में परिवर्तित होना शुरू हो गया। प्रश्न ये है कि अतिरिक्त कृषि उत्पादन कैसे हुआ? विद्वानों का मानना है कि लोहे के औजार और गंगा घाटी में लोगों का बसना वह कारण था जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। गंगा नदी के आसपास का समतल क्षेत्र और पर्यावरणीय स्थिति अधिक कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त थी। गंगा की घाटी वह जगह थी जहां पर भारत का पहला गणतंत्र विकसित हुआ, जिसे गणसंघ भी कहा जाता है। जल का स्थायी बड़ा स्रोत यहाँ की जनसंख्या के लिए जरूरी था। इस दौरान 2 प्रकार की राज्य पद्धति विकसित हुई, गणसंघ और राजशाही। यह वह समय था जब भारत का पहला शासन मगध में स्थापित हुआ। मध्य गंगा मैदान में राज्य समाज का उदय 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसका वर्णन बौद्ध धर्म की हस्तलिपियों में मिलता है। प्रश्न नंबर 4, औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आज भारत एक राष्ट्र है जहां 29 यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की ज़मीन का सीमांकन 1947 में ब्रिटिश खोज के नक्शे के अनुसार किया गया। जिस भारत को आज हम जानते हैं वे ब्रिटिश उपनिवेश के यहाँ आने से पहले ऐसा नहीं था। आज का भारत ब्रिटिश खोज का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने यहाँ के प्रांतों का सीमांकन किया और एक केंद्रीयकृत राष्ट्र की स्थापना की। ब्रिटिश उपनिवेश से पूर्व भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन पर उस समय के राजाओं या बादशाहों द्वारा राज किया जाता था, जो अक्सर अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। कुछ महान सम्राटों जैसे अशोक, चंद्रगुप्त और अकबर ने संपूर्ण भारत को एक प्रशासन पद्धति के अधीन करने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ के अधिकतर भाग को अपने अधीन कर भी लिया था, लेकिन वे ये कार्य पूर्ण रूप से न कर पाए। इसके बाद आने वाले ब्रिटिश उपनिवेश इस कार्य में सफल हो पाया।